स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केमिस्ट्री में। जैसा कि हमारा क्लास 12 का फिजिक्स सेकंड है, इसका पहला चैप्टर किरण प्रकाशिकी है चल रहा है और उसमें हम जो है 2 वीडियो बना चुके हैं किरण प्रकाशिकी चैप्टर के। इसमें हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को पढ़ा और निरपेक्ष अपवर्तनांक को पढ़ा और अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग में संबंध को पढ़ा। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो इसको हम समझेंगे। पहले इसके लिए फिगर बनाते हैं तब समझाते हैं। ठीक है, फिगर बना तब समझाएंगे। ठीक है, देखो चलो देखो यहाँ पर हमने 3 फिगर बनाया है। ठीक है, ये अपवर्तन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा क्या है, आपतन कोण है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये अपवर्तन कोण है R, ये हमारा अपवर्तित किरण है। ये पृथककारी पृष्ठ है, ये वाला पृथककारी तल या पृष्ठ, इसमें भी होगा पृथककारी पृष्ठ या तल। ठीक है, इसमें भी क्या है, आपतित किरण है। अब यहाँ पर हम समझते हैं पहले कि क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है इस चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पर देखो, इस वाले कंडीशन में क्या है, I है। अब I क्या होगा, क्रांतिक कोण को हम क्या है, IC या C से लिखते हैं। क्रांतिक कोण को IC या कैपिटल C से लिखा जाता है। इस वाले कंडीशन में अपवर्तन हो रहा है,
यानी कि यहाँ पर जो आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण से कम होगा। इस वाले कंडीशन में जो आपतन कोण होगा क्रांतिक कोण से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने क्या किया कि आपतन कोण को बढ़ा दिया थोड़ा, आपतन कोण क्या कर दिया, बढ़ाया। तो एक कंडीशन आ गया आई बराबर सी, आई बराबर आई सी कर लो, सी या आई सी। तो यहाँ पर जो आपतन कोण है क्रांतिक कोण के बराबर आ रहा है। अब जैसे जैसे ये बढ़ाते जाएंगे जो अपवर्तित किरण होगी वो कहाँ जाएगी, ये तल के, जो ये तल है ना इस पृष्ठ के समांतर आ जाएगी, यानी पृष्ठ या तल के समांतर आ जाएगी। कौन सी, जो अपवर्तित किरण है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो विरल माध्यम में कोण बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आईसी जो हो रहा है, जो आई है आईसी के बराबर हो गया, आई क्या हो गया, आईसी के बराबर हो गया। तो अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि प्रकाश का गमन सघन से विरल हो, सघन से विरल हो तभी ये अवलेम से दूर हटेगा। सघन से विरल में होगा तभी ये अवलेम से दूर हटेगा। अब क्या करें हम, जैसे जैसे क्या करते हैं आपतन कोण का बढ़ाते मान बढ़ाते जाएं, अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा, अपवर्तन कोण भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन आएगा जो हमारा अपवर्तित किरण है वो पृथककारी पृष्ठ के समांतर हो जाएगा, पृथककारी पृष्ठ क्या हो जाएगा, बिल्कुल समांतर हो जाएगा। तो ये विरल माध्यम क्या हो जाएगा, कोण 90 अंश हो जाएगा। ये कंडीशन वही होना चाहिए, सघन से विरल। प्रकाश का गमन कहां से होना चाहिए, सघन से विरल, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, नहीं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तब क्या होगा, अब एक कंडीशन ये हो गया। अब हमने क्या किया कि आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया, आई का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दिया। इस वाले कंडीशन में जो आई का मान सी से कम है, आईसी से कम है, यानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम है। इस वाले में बढ़ाया तो आई का वैल्यू किसके बराबर आ गया, आईसी के, क्रांतिक कोण के बराबर आ गया। तो अपवर्तन कोण 90 अंश हो गया। अब हमने क्या किया कि आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया तो क्रांतिक कोण से थोड़ा ज्यादा हो गया, और क्रांतिक कोण से थोड़ा ज्यादा होती है जो अपवर्तित किरण यहाँ पर आई है ना, अब ये यहाँ पर आ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी। जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में लौट जाएगी, सघन माध्यम से आएगी और सघन माध्यम में पूरा पूरा प्रकाश लौट जाएगा। और प्रकाश का पूर्णतः इस प्रकार परावर्तित होना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यहाँ पर क्रांतिक कोण कैसे लिख सकते हैं, क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम, सघन माध्यम है, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है। क्यों आपतन कोण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आईसी आई के बराबर हो गया, इसलिए हम आपतन कोण बोल रहे हैं। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है। डेफिनेशन लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है। आई बराबर आईसी है, आई क्या आपतन कोण है, आईसी क्या क्रांतिक कोण है, बराबर बना हुआ आपतन कोण, यानी आपतन कोण बोल सकते हैं। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होता है, समकोण या 90 डिग्री होता है। एक बार फिर से देखो कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। ये हो गया क्रांतिक कोण का डेफिनेशन। तो यही पर इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आई का वैल्यू आईसी से कम है। लेकिन हमने क्या किया, आई का वैल्यू बढ़ा दिया और आई का वैल्यू आईसी के बराबर आ गया, क्रांतिक कोण के बराबर आ गया। तो हमको क्या डेफिनेशन मिलेगा कि सघन माध्यम बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब हमने क्या किया कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दिया। अब ये वाली जो आपतित किरण है उसको और एंगल बढ़ा देंगे, उसका एंगल और क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भी अधिक कर दिया जाएगा, तो पूरा का पूरा प्रकाश जिस माध्यम से आएगा, यानी सघन माध्यम से आएगा, सघन माध्यम में वापस लौट जाएगा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जांपल क्या है कि प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण है, जैसे हीरे का चमकना, ठीक है। मरीचिका क्या होता है, कभी कभी देखो गर्मी के दिनों में जो है रोड पे देखो तो क्या होता है कि जलाई देता है, कुछ दूर पानी भरा हुआ है, लगता है समय सुस्ता, लेकिन वो भ्रम होता है हमारा। और क्या होता है, क्योंकि जो हमारा पृथ्वी का धरातल है उसका जो
क्या होता है, जो वायु होती है नीचे की गर्म वायु होती है ऊपर की अपेक्षा, ऊपर की अपेक्षा क्या होती है, गर्म होती है। और गर्म होती है यानी मतलब कि क्या, नीचे वाला माध्यम विरल हो गया, ऊपर वाला सघन हो गया, और प्रकाश आता रहेगा, वो परावर्तित होता रहेगा, उसके कारण से क्या दिखाई देगा कि लगेगा कि वहां पर पानी भरा हुआ है। ठीक है। हीरे का चमकना, हीरा चमकता क्यों है? अब हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.4 होता है, जो कि कांच अन्य कांचों से बहुत अधिक है, अन्य कांचों से क्या है, बहुत अधिक है। लेकिन इसका जो क्रांति कोण होता है 24 डिग्री होता है, जो कि अन्य कांचों की तुलना में कम होता है। तो क्रांति कोण कम हो गया तो क्या होगा, हमारा जो प्रकाश प्रवेश करेगा हीरे में हर तरफ से प्रवेश करेगा, हर तरफ से प्रवेश करेगा। अब आपतन कोण का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया क्रांति कोण से, तो जो प्रकाश हर तरफ से प्रवेश करेगा वो हीरे के कुछ भाग से ही निकल पाएगा। क्या होगा, हीरे के कुछ भाग से निकल पाएगा। उसी कारण से क्या होगा, जहां से निकलेगा हमको हीरा क्या दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा। कांच में पड़ी दरार का चमकना, कांच में दरार पड़ी चमकता है। ठीक है। पानी के अंदर पानी की बूंद का चमकना, ये सब क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जांपल है। ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। रेगिस्तान में चले जाओ, से तो दूर पे देखो तो पेड़ों को जो लगे होते हैं उनके उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, वो हमारा भ्रम होता है। वो भ्रम किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो ये समझ में आएगा तीनों फिगर से। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पूर्ण परावर्तित प्रकाश हो गया, पूर्ण परावर्तित प्रकाश किरण, पूरा पूरा परावर्तित होगा। इसमें अंशता होगा, इसमें पूर्णता होगा, पूर्णता प्रवर्तित। इस वाले में क्या हो गया कि जो हमारा अपवर्तन कोण था, वो जो अपवर्तित किरण थी वो पृष्ठ है उसके समांतर हो गया। ठीक है। तो यही से हम रटने की जरूरत नहीं, रटोगे तो कोई मतलब नहीं, समझोगे तो हरदम याद रहेगा, रटोगे तो 1 2 3 3 दिन याद रहेगा, रटने से कोई मतलब नहीं। ठीक है। और कोई भी चीज आती है जब तक आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा करते रहेंगे तो क्या होता है, वो आसान होता चला जाएगा। उतना ही क्या होगा, पेपर पर लिखोगे तो उतना ही वो टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज है उसको बार बार रिपीट करो, रिपीट करने से क्या होगा, आपका जो माइंड का कैलकुलेशन या माइंड की सोच उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर यहीं से डेफिनेशन, अगर ये फिगर बना लिए हो तो यहीं से लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, जैसे हमने बताया कि क्रांति कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है, आई क्या आपतन कोण है उसके बराबर आईसी आपतन कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांति कोण कहलाता है। ठीक है। अब इस वाले कंडीशन में क्या है कि यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा भी अधिक कर दें तो प्रकाश सघन माध्यम से आएगा और पूरा पूरा प्रकाश क्या होगा, सघन माध्यम में वापस लौट जाएगा। कहां से, प्रश्नकारी पृष्ठ से टकरा। तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। शर्त क्या है कि प्रकाश का कोण सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डेफिनेशन इसका जो है, क्रांति कोण का, क्रांति कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री या समकोण होता है। 90 डिग्री या 90 डिग्री क्या होता है, समकोण होता है, समकोण होता है, क्रांति कोण कहलाता है, क्रांति कोण कहलाता है। इसे आईसी या सी से, आईसी या सी से प्रदर्शित करते हैं। यह हो गया हमारा क्रांति कोण।
फिगर के माध्यम से तीनों पेपर में करेंगे, तीनों फिगर बनाएंगे और तीनों से अच्छी तरीके से समझाएंगे तो जाके अच्छा नंबर मिलेगा। ये नहीं कि एक फिगर बना दो क्रांति कोण का, नहीं केवल क्रांति कोण पूछा है यही बना दो तो पूरा आंतरिक परावर्तन। अगर वहां पूछा क्रांति कोण केवल तो बना सकते हो, अगर पूरा पूछ लिया क्रांति कोण और पूरा आंतरिक परावर्तन पूरा तीनों फिगर बना के बढ़िया अच्छी तरीके से लिख लेना, नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब रटने से कोई मतलब नहीं, समझना पड़ेगा। रटोगे तो कोई मतलब नहीं। फिजिक्स क्या होता है, समझ के पढ़ा जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्या होता है, इसमें समझा जाता है, रटा नहीं जाता। ठीक है, पहले तो इस वाले कंडीशन में आपतन कोण क्या है, क्रांति कोण से कम है, ये आईसी या सी लिख सकते हैं ना क्रांति कोण। इस वाले में क्या है, आई हो गया आईसी के बराबर, तब हमको क्रांति कोण मिल जाएगा, यानी कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इस वाले में क्या हो गया, आपतन कोण ज्यादा हो गया, कोणांतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्रांति कोण तथा क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो मान लेते हैं दो माध्यम है, एक और दो है। ठीक है, मान लेते हैं, माना दो माध्यम एक व दो। ठीक है, जिनके अपवर्तनांक क्या है, N1 व N2 है। तो अगर हम निकालें क्या, माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, या स्नेल का नियम लगाया, स्नेल के नियम से, हालांकि यहाँ पर हम N1 और N2 लिखेंगे नहीं, हम सीधे N2 लिखेंगे। ठीक है, 1N2 मतलब क्या होगा, माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। और स्नेल का नियम क्या होता है, हमने इससे पहले बताया था, sin i अपान sin r इक्वल टू n, ये बताया था ना, sin i अपान sin r इक्वल टू n। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1N2 इक्वल टू sin i अपान sin r होगा। ठीक है, n की जगह पर 1N2 हो गया, यानी माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो अब यहाँ पर ध्यान देखो, अगर इस फिगर के हिसाब से देखा जाए तो I किसके बराबर है, IC के, और अपवर्तन कोण किसके बराबर है, 90 डिग्री है। अपवर्तन कोण यहाँ 90 डिग्री है और I IC के बराबर है, तभी क्रांति कोण मिलेगा। तो 1N2 बराबर क्या हो जाएगा, sin IC, IC हो जाएगा और R यहाँ पर 90 हो जाएगा, sin 90। तो 1N2 बराबर क्या हो जाएगा, sin IC बटे में 1, यानी 1N2 बराबर क्या हो जाएगा, sin IC आएगा। अब ये sin IC आया है ना, ये क्या आया है, sin IC। अगर हम कहते हैं कि माध्यम एक का दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2N1 लिख सकते हैं जी। यहाँ पर अगर 1N2 लिखते हैं तो लिखा जाता है N2 अपान N1, जिसमें ज्यादा ऊपर और जहां ज्यादा नीचे। और अगर 2N1 लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, N1 अपान N2, क्या है, उल्टा है ना। तो यहाँ पर 2N1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान 1N2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या है, उल्टे हैं ना। तो हम सीधे लिख सकते हैं 1N2 इक्वल टू 1/2N1 या 2N1 इक्वल टू 1/1N2। ठीक है, तो यहाँ पर 1N2 को क्या, sin IC, तो 2N1 बराबर क्या जाएगा, 1/sin IC आएगा, 1/sin IC। अब क्या हो जाए कि पहला माध्यम, यदि पहला माध्यम वायु तथा दूसरा माध्यम क्या हो, कांच हो, वो हमारे ऊपर जो लेना चाहें। ठीक है, कांच को तो हम कैसे निकालें, पहला माध्यम हमने वायु लिया है, दूसरा माध्यम कांच लिया है,
तो 2n1 है ना, तो g क्या हो जाएगा, g यानी हो जाएगा। दूसरा माध्यम कांच है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। n लगा हुआ है और पहला माध्यम a है यानी y है तो a हो जाएगा। 1 अपान क्या हो जाएगा, sin ic। इसी को हम लिख सकते हैं g यानी इक्वल टू कोसेक ic लिख सकते हैं। साइन वोल्टा क्या होता है, ये हो गया किसमें, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संपर्क। ये बात समझ आई, डिरेक्शन समझ में आया, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध निकालो। तो मान ले दो माध्यम एक और दो हैं जिनके अपवर्तनांक n1 व n2 हैं। अगर ये रखें तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इसको और भी है बीच में वो कर सकते हैं, लेकिन इतना समझ सकते हो जो हमने किया है, ठीक है। 1 n2 इतना समझ में आ जाएगा कि 1 n2 मतलब क्या होता है, n2 पाने में, और 2 n1 का मतलब होता है n1 बार n2, ठीक है। तो यहाँ पर स्नेल का नियम लगाए हम, तो 1 n2 इक्वल टू sin i पान sin r हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, sin i पान sin r इक्वल टू n होता है। तो यहाँ पर दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, 1 n2 हो जाएगा। तो i यहाँ पर अगर इस फिगर से देखें तो i क्या ic के बराबर है और अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। तो 1 n2 इक्वल टू क्या sin ic, i क्या ic हो जाएगा बटे r क्या 90 हो जाएगा, sin 90। तो 1 n2 इक्वल टू sin ic, तो sin 90 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर 1 n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin ic हो जाएगा। अब हम अगर 2 n1 निकालें यानी इसका उल्टा हो जाएगा। कल हमने निकाला था, कल वाले लेक्चर में बताया था कि 1 n2 into 2 n1 का मल्टीप्लाई 1 होता है, ये बताया था। तो अगर 2 n1 निकाले यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1 n2 निकल के आएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर हुआ है कि 2 n1 इक्वल टू 1 n2, और 1 n2 का वैल्यू कितना आया है, sin ic। तो 2 n1 इक्वल टू 1 sin ic। हमने मान लिया पहला माध्यम y है, दूसरा माध्यम कांच है, तो क्या निकल के आएगा, gna। दूसरा माध्यम कांच, देखो 2 n1 है, 2 की जगह g हो जाएगा, n 1 की जगह a हो जाएगा। एक का मतलब a है, g का मतलब प्लस 1 sin c। sin c को उल्टा क्या होता है, sin को उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो gn इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक ic हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हमने क्या कहा कि अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी अधिक कर दें तो प्रकाश सघन माध्यम से आएगा और प्रथमकारी पृष्ठ से टकराकर सघन माध्यम में पूरा पूरा प्रकाश वापस लौट जाएगा, और इस प्रकाश की घटना को क्या बोलेंगे, पूर्णांतरिक परावर्तन बोलेंगे, ठीक। तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यदि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी अधिक कर दें तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से आएगा और पृथककारी पृष्ठ से टकराकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाएगा। वापस लौट जाएगा। इस प्रकाश की घटना को क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है।
यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा भी अधिक कर दें तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से आएगा और पृथक पृष्ठ से टकरा कर सघन माध्यम ही मतलब कि टकरा कर पूरा का पूरा प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट जाएगा। पूरा जो भी होगा कोई भी अंश बाकी नहीं रह जाएगा, पूरा का पूरा प्रकाश किरण क्या हो जाएगा, सघन माध्यम में वापस लौट जाएगा। इस प्रकार की घटना क्या बोलेंगे हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त तो इसके दो शर्त हैं। पहला क्या है कि प्रकाश का गमन सघन से विरल माध्यम में होना चाहिए। प्रकाश कहां से कहां गमन करे, सघन से विरल। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करना चाहिए। ठीक है, पहला शर्त ये हो गया, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी क्या होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, हीरे का चमकना, ठीक है, मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका, ठीक है, कांच में पड़ी दरार का चमकना, पानी के भीतर पानी के बूंद का चमकना आदि। ये क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल है। तो क्या होगा कि यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा विचलित कर दें तो पूरा पूरा प्रकाश किरण आएगा और पृथक पृष्ठ से टकरा कर पूरा पूरा प्रकाश किरण क्या होगा, सघन माध्यम में वापस लौट जाएगा। इस प्रकार की घटना को क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। और इसके शब्द क्या है, प्रकाश कहां से कहां गमन करना चाहिए, सघन से विरल गमन करना चाहिए, आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। देखो सघन से विरल में करेगा गमन तभी क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होगा, अपवर्तन कोण का मान जितना बढ़ता जाएगा वो क्या होगा, जैसे अब यहाँ पर हमने पहले वाली कंडीशन में क्या होता था, वहां पर आपतन कोण का मान c से कम था तो आप अपवर्तन हो रहा था, उसमें मतलब कि पूर्णतः प्रकाश परावर्तन नहीं हो रहा था, यानी कि इस वाले में अपवर्तन की घटना नहीं होगी, इसमें अपवर्तन की घटना नहीं होगी, पूरा पूरा प्रकाश क्या होगा, जिस माध्यम से आएगा यानी सघन माध्यम से आएगा, सघन माध्यम में ही वापस लौट जाएगा। क्यों लौट जाएगा, क्योंकि जो विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम प्रकाश का वेग ज्यादा हो जाता है ना, विरल माध्यम में क्या होता है, प्रकाश का वेग ज्यादा होता है तो अपवर्तन कोण ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा, जिस तरह से आपतन कोण बढ़ाते जाएंगे अपवर्तन कोण इधर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जो आपतन कोण का क्रांति कोण से ज्यादा हो जाएगा, पूरा पूरा प्रकाश किरण सघन माध्यम में वापस लौट जाएगा, सघन माध्यम से आएगा, सघन माध्यम में वापस लौट जाएगा। अब हीरा चमकीला क्यों दिखाई देता है, हमने बताया कि जो है हीरे का जो अपवर्तनांक होता है 2.4 के लगभग होता है, 2.42 होता है, जो कि कांच अन्य कांचों की तुलना में काफी अधिक है। लेकिन क्रांति कोण क्या होता है, 24 डिग्री होता है, जो कि अन्य कांचों की तुलना में कम है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हीरे में प्रकाश प्रवेश करता है वो अधिक आपतन कोण पर प्रवेश करता है, इसमें हीरे में जो प्रकाश होता है वो अधिक आपतन कोण पर प्रवेश करता है। अब हीरे के अंदर क्या है, क्रांति कोण कम है, क्रांति कोण क्या है, कम है, लेकिन आपतन कोण ज्यादा है। अब हर तरफ से हीरे में प्रकाश प्रवेश करेगा तो जो क्रांति कोण कम होगा उसके कारण क्या होगा, जो प्रकाश होगा हीरे के कुछ भाग से ही निकल पाएगा, और जहां से हीरे के जिस भाग से निकलेगा वहां पर हीरा क्या होगा, चमकीला दिखाई देगा। ठीक है, और इसे मरीचिका की बात करें तो गर्मी के दिनों में थोड़ी दूर पर देखो, रोड पे देखो, रोड हो या कुछ भी हो,
देखो तो वहाँ दिखाई देता है कि वहां पर कुछ पानी क्या है, पानी भरा हुआ है, लेकिन वहां जाते कुछ नहीं रहता है, वो हमारा भ्रम होता है। वो किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, क्योंकि जो पृथ्वी तल पर जो वायु होता है वो गर्म होता है, ठीक है, और वो ऊपर क्या होता है, ठंडा होता है। अब नीचे क्या होगा, गर्म होगा, ऊपर ठंडा होगा। तो गर्म होने मतलब विरल माध्यम है, और विरल माध्यम में क्या होगा, प्रकाश आएगा और पूर्ण परावर्तित होता रहेगा, जिसके कारण हमें क्या होगा, वो घटना प्रतीत होगी ऐसा वहां पर है कि पानी भरा हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्लियर हो गया, समझ में आया?